पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या वितरण और घनत्व से संबंधित जितनी भी थ्योरी थी वो हमने सारी कर ली थी। और इस वीडियो में हम जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं, जनसंख्या वृद्धि और प्रवास से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनसंख्या वृद्धि से। जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि का मतलब ये है कि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ना कि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में जो वृद्धि हुई उसे हम जनसंख्या वृद्धि नहीं कहेंगे, बल्कि जो परिवर्तन हुआ उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। तो इसका मतलब ये ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। यानी कि अगर किसी जगह के दो समय अंतरालों के बीच 2001 से 2011 के मध्य अगर जनसंख्या बढ़ती है तो भी हम इसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, और अगर ये घटती तो भी हम इसे जनसंख्या वृद्धि ही कहते हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का मतलब है दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। जनसंख्या में जो भी परिवर्तन है उसे हम जनसंख्या वृद्धि ही कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे अपने को क्या देखना है? इसके बाद में अपने आगे देखना है कि जो जनसंख्या वृद्धि है ये दो चीज़ों से है। एक तो प्राकृतिक वृद्धि होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक वृद्धि है और एक है वास्तविक वृद्धि। तो ये क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। प्राकृतिक वृद्धि का मतलब ये है कि कितने लोग जन्मे, मतलब हमें किसी जगह की जनसंख्या की वृद्धि देखनी थी, तो उस जगह पे कितने जो लोग जन्मे और कितने लोग उनमें से कितने मर गए। तो अब हमारे पास एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा कि जन्म माइनस मृत्यु जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी उस जगह की वृद्धि हुई है, और इसे हम प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे। लेकिन क्या सिर्फ जन्म और मृत्यु ही डिपेंड करते हैं? तो जी नहीं। तो वास्तविक वृद्धि में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो इस का मतलब ये हुआ कि कितने लोग जन्मे, फिर उसमें से कितने लोग मर गए, फिर कितने लोग वहाँ से चले गए, कितने लोग वहाँ से आ गए। तो ये सारी चीज़ें जब हम इन सब को मिला के जब हम आंकड़ा बताते हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि है, और इसी वास्तविक वृद्धि से हमारे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आंकड़े हमें बताए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम देख लेते हैं कि हमारे भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी है क्या नहीं है, वो चीज़ें अपने देख लेते हैं। सबसे पहले भारत की जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, भारत के रिलेटेड में हम जनसंख्या वृद्धि की चीज़ें देख लेते हैं। तो जो जनसंख्या वृद्धि है वो 2001 से 11 के मध्य भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 18.3% बढ़ी। यानी कि इसके मध्य जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी रही? तो वो 18.3% रही। इसी प्रकार हमारी जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी रही? तो हमारी वार्षिक वृद्धि दर है वो कुछ जगह पे तो लिखा गया है कि जो आरबीएससी की बुक है उसमें तो 1.78 दे रखा है, और जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 1.64% दे रखा है। लेकिन 1.78 ये वाला आंकड़ा थोड़ा सही लगता है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो हमने 2001 से 11 के मध्य 18.3%, और वार्षिक वृद्धि दर है वो भारत की 1.78% या 1.64% रही है। ठीक है, उसके बाद में देख लो और क्या चीज़ें रह गई इसमें रह गया, और ये रह गया कि भाई भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, तो ये राज्य कौन सा है? ये है केरल है वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है। ठीक है, उसके बाद में अपने को देखना है कि ये जो जनसंख्या वृद्धि है इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं का मतलब क्या हुआ? अवस्थाओं का मतलब ये हुआ कि भारत में किस टाइम पे किस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि की चीज़ें, उससे रिलेटेड क्या स्थिति उसकी रही है, वो अपने अवस्थाओं के रूप में देखेंगे। जैसे 1901 से लेकर 1921 के मध्य भारत की जो जनसंख्या है वो रुद्ध या स्थिर वृद्धि थी, रुद्ध या मंद वृद्धि हम कह सकते हैं, रुद्ध या मंद वृद्धि थी। फिर उसके बाद में भारत में 1921 से लेके 51 के मध्य है वो भारत की जनसंख्या थी वो स्थिर गिनी जाएगी, वो स्थिर वृद्धि थी, भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो गई थी। फिर उसके बाद में जो 1951 से 81 के मध्य जो चीज़ें हैं, जो आंकड़े में बताते हैं, वो बताते हैं कि भारत की जनसंख्या में अब तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई है, जनसंख्या विस्फोट का स्थिति ये यहाँ पे पैदा हुई। क्योंकि भारत एक तो 1947 में आज़ाद हो गया, उसके बाद से सब कुछ चीज़ें ठीक होने लगी। तो जब 1951 से 81 के मध्य जब हमने आंकड़ा कलेक्ट किए, क्योंकि लोग जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे वो लोग मरने का मौके, या फिर जिनको मतलब बहुत सारे काम होने बंद हो गए जिनसे लोगों की मृत्यु ज़्यादा होती थी, तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद 1981 से लेके
2011 के बीच की चीज़ें हैं। तो इसमें उच्च वृद्धि दर रही, लेकिन साथ साथ में थोड़ी भी गिरावट आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जनसंख्या वृद्धि की भारत में 4 अवस्थाएं रही हैं। पहली अवस्था के अंदर रुद्ध या मंद वृद्धि रही है, दूसरे में स्थिर, तीसरे में तीव्र, चौथे में उच्च। ठीक है, ये वाली चीज़ें अपने देख लेते हैं, इसको हमने देख ही लिया है। तो इसी हिसाब से देख लो, ये जो है ना, ये जो 1921 का वर्ष था, 1921 का वर्ष था, इसे हम जननांकिकीय विभाजक, महान जननांकिकीय विभाजक वर्ष कहते हैं। महान जननांकिकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें, इसके बाद से हमेशा जनसंख्या है वो बढ़ी है। तो इसमें क्या हुआ था ऐसा काल, ये एकमात्र हमारे भारत में एक ऐसा काल रहा है जिसमें पहली बार ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि मैंने बताया था कि जनसंख्या वृद्धि वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी। तो पहली बार भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर है वो कब दर्ज की गई? तो 1921 के अंदर। इसे महान विभाजक जननांकिकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। और 1951 को द्वितीय महान जननांकिकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर इससे भी ज़्यादा, मतलब उसके बाद तो बहुत ज़्यादा तीव्र जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है और जनसंख्या विस्फोट का काल भी हमने देखा है। ठीक है, तो अब हमने भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं पढ़ ली है। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है जो मतलब इसमें थ्योरी के टाइप में आ जाएगा, वो देख लो, वो है जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या बताता है? ये सिद्धांत सिर्फ ये बताता है कि भाई, ये सिद्धांत ये बताने की ताकत रखता है कि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो कैसी है, में जनसंख्या वो कैसी है, और जो भविष्य में जनसंख्या होगी उसका भी पूर्वानुमान ये जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत बता देता है कि भाई आपके आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन होगी, वो ये जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत बता देता है। तो भाई देख लो, पहला जो है जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जो पहली अवस्था होती है उसमें किसी भी जगह, किसी भी देश की उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है। और ये लगभग गरीब देश होते हैं, जो जीवन निर्वाह कृषि पे आधारित पे निर्भर जो देश है वो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च जन्म दर होगी और उच्च मृत्यु दर होगी। मतलब लोगों का जन्म भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोग सल्टते भी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है सेकंड अवस्था जो है वो है उच्च जन्म दर, परंतु साथ साथ में थोड़ी सी घटती मृत्यु दर। मतलब क्योंकि अब स्वास्थ्य सुविधा में थोड़ा सुधार आ चुका है, तो अब जो जनसंख्या की जो मृत्यु दर है वो थोड़ी थोड़ी साथ में घटती चली जाएगी। ठीक है, फिर तीसरा है जिसमें है निम्न मृत्यु दर, और निम्न मृत्यु होगा और निम्न ही जन्म होगा। मतलब सबसे पहले ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग जिएंगे, बहुत ज़्यादा लोग मरेंगे। फिर सेकंड में क्या होगा? जिएंगे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मरेंगे कम। फिर तीसरी जो अवस्था है उसमें जिएंगे भी कम और मरेंगे भी कम। ठीक है, मतलब लोगों का जो कम लोग पैदा होंगे और कम ही लोग मरेंगे। ठीक है, तो ये जो पहली वाली अवस्था है जिसमें लोग जन्म दर भी ऊँचा और मृत्यु दर भी ऊँचा है, वो वाली अवस्था गरीब देशों के अंदर या जीवन निर्वाह कृषि वाले देशों के अंदर पाई जाती है। फिर ये वाली अवस्था जिसके अंदर जन्म दर उच्च है लेकिन मृत्यु दर साथ साथ में थोड़ी घट रही है, तो इसे हम कहेंगे कि ये है अपने जैसे भारत जैसे देशों के अंदर, जिसे हम विकासशील देश कह सकते हैं। फिर तीसरी अवस्था जिसके अंदर लोग कम ही पैदा हो रहे हैं और कम ही मर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी है और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा तकनीकी या हम कह सकते हैं कि शिक्षा का प्रवेश उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वो लोग जनसंख्या नियंत्रण को अपनाते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो जनसंख्या होगी ये विकसित देशों के अंदर होगी। तो पहली होगी वो गरीब देशों के अंदर, दूसरी होगी वो विकासशील देशों के अंदर, और तीसरी होगी वो विकसित देशों के अंदर। इस प्रकार की जनसंख्या की वृद्धियाँ पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अपने को कुछ और अगर इसमें रह गया है तो एक बस इसके अंदर ये रह गया कि थॉमस माल्सन का सिद्धांत क्या था। थॉमस माल्सन का सिद्धांत क्या था? ये 1798 के अंदर आया था। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये बताया कि भाई देखो, जो जनसंख्या है ना वो तो बहुत जल्दी बढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ जो खाद्य आपूर्ति है वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ पाती है। तो बात इन्होंने ये कही है सिर्फ इतनी सी कि भाई आपकी एक टाइम पे ये होगा कि जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो उनको लोगों के लिए जो खाने की चीज़ें हैं, जो खाद्य पदार्थ है वो उतने नहीं बढ़ पाएंगे, और फलस्वरूप क्या होगा, अपने लोगों के पास खाने की कमी हो जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि युद्ध होंगे,
बहुत सारे युद्ध होंगे, इसके अलावा अकाल पड़ेगा, इसके अलावा बीमारियां भी आएंगी जिनसे इस जनसंख्या में कमी आएगी। ठीक है, तो ये थॉमस मॉल्सन का सिद्धांत था। तो हमारे वर्दी वाले टॉपिक में सिर्फ इतना सा देखना है। अगर एक बार फिर से देखें तो जनसंख्या मतलब परिवर्तन है, फिर प्राकृतिक वृद्धि है, फिर ये सब कुछ आपने देख ही लिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे प्रवास बच गया है, तो उसका हम क्वेश्चंस के रूप में कर लेंगे ताकि सब कुछ हमारे सही हो जाए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम प्रवास, जनसंख्या मतलब जनसंख्या नाम का जितना भी टॉपिक था हमने जो स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था, उस सब के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है।